ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें एक तस्वीर कोलकाता की है जहां हमारे डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बदलापुर की है जहां आम जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर उतरकर। और ये दोनों विरोध प्रदर्शन एक ही मुद्दे को लेकर हो रहे हैं, और वो है लड़कियों का यौन शोषण। यानी कोलकाता से बदलापुर तक कुछ नहीं बदला है, कहानी एक ही है, मुद्दा एक ही है, गुस्सा एक ही है, नाइंसाफी भी बिल्कुल एक जैसी है। बदलापुर के एक स्कूल में सिर्फ 4 साल की 2 बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई कि आज वहां हजारों लोगों की भीड़ ने एक रेलवे स्टेशन को ही बंधक बना लिया। इन तमाम लोगों का आरोप है कि उन्हें इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा गया, और पुलिस ने पीड़ित परिवारों के साथ ऐसा सलूक किया जैसे उन्होंने ही कोई अपराध किया हो। और यह हमारे देश में हर राज्य की हर पुलिस स्टेशन की लगभग यही कहानी है, और इसी का बदला लेने के लिए आज ये हजारों लोग सड़कों पर बदलापुर में उतर आए, और इन क्रोधित लोगों ने महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन को बंधक बना लिया। स्थिति यह हो गई कि पुलिस को इस रेलवे स्टेशन को बंद करवाना पड़ा। और इस सब के बाद जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो आम जनता की इस भीड़ ने भी पुलिस पर पत्थर बरसाए और कहा कि भारत में सरकारी व्यवस्था से इंसाफ मांगना आज भी इतना मुश्किल क्यों है। जरा तस्वीरें आप देखते जाइए। आज की जो तस्वीर है यह हमारे लोकतंत्र के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है उसके बारे में बहुत कुछ कहती है। और सोचिए, ये सारे जो लोग हैं ये कोई अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये इस देश की महिलाओं के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये सारी जो जनता है ये इतनी क्रोधित क्यों है, सड़कों पर ये लोग आखिर क्यों उतरे हैं। असल में जब किसी परिवार की बहन, बेटी, पत्नी और मां के साथ गुंडे खुलेआम बदतमीजी करते हैं और पुलिस चुपचाप ये सब होते हुए देखती रहती है, एक्शन लेने से इनकार कर देती है, तब जनता के पास कानून अपने हाथ में लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। हालांकि ये सही रास्ता नहीं है, हम नहीं मानते कि पत्थरबाजी होनी चाहिए, हिंसा होनी चाहिए, लेकिन जो जनता सड़कों पर उतरी है बहुत बड़े मुद्दे के साथ उतरी है। लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर वो सड़कों पर इस तरह नहीं उतरे, अगर उन्होंने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया तो उन्हें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। और अगर वो चुपचाप एक शरीफ नागरिक की तरह हमारे देश के अपराधियों, व्यवस्था और पुलिस का ये जुल्म सहते रहे तो उनके बच्चों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। तो ये तमाम जनता आज ये बताने के लिए सड़कों पर उतरी है कि हमारे देश की बच्चियों को सुरक्षित रहने का अधिकार है। किसी भी देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वहां के लोगों को सड़कों पर उतरकर इस तरह देश की लड़कियों के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़े। कोलकाता की 31 साल की महिला डॉक्टर अपने ही अस्पताल में डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी और वहां उसका बलात्कार और हत्या कर दी गई। बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ उनके ही स्कूल के एक सफाई कर्मचारी ने एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिसे जानने के बाद कोई भी माता पिता और कोई भी परिवार गुस्से और दर्द से अपना आपा खो बैठेगा। लेकिन इन दोनों ही मामलों में व्यवस्था ने और पुलिस ने पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ नहीं किया, और यही कारण है कि आज बदलापुर में हजारों आम लोग अपना कामकाज छोड़कर अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए, और उन्होंने सरकार से मांग की कि अगर आरोपी को अगले 24 घंटे में बीच चौराहे पर फांसी नहीं दी गई तो वो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों को अपना घर बना लेंगे। हमारे देश का सिस्टम अंदर से कितना सड़ चुका है और कुछ लोग मानसिक रूप से कितने विकृत और बीमार हो चुके हैं, यह घटना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस घटना में जिन बच्चियों का यौन शोषण हुआ उनमें एक बच्ची 3 साल की है, दूसरी सिर्फ 4 साल की है, जबकि इन बच्चियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी की उम्र 24 साल है। 24 साल के एक आदमी ने 3 साल और 4 साल की बच्ची का
यौन शोषण किया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आदमी असल में उनकी पिता के उम्र का है। उसका जो भाव होना चाहिए था इन बच्चियों को देखकर, वो एक पिता स्वरूप भाव होना चाहिए था। इस आदमी का नाम है अक्षय शिंदे, जो ठाणे के एक प्ले स्कूल में बतौर सफाई कर्मी काम करता है। लेकिन आरोप है कि 12 और 13 अगस्त को इस आदमी ने 2 छोटी बच्चियों के साथ स्कूल के बाथरूम में उनका यौन शोषण किया और इन बच्चियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी माता पिता को बताया तो फिर ये उन्हें जान से मार देगा। हालांकि छोटी बच्चियां हैं, वो क्या समझेंगी कोई भी बात। इस धमकी और घिनौनी हरकत से ये बच्चियां इतनी डर गईं कि वो स्कूल का गेट देखकर ही कांपने लगी। इनमें से एक बच्ची ने तो स्कूल जाने से इनकार कर दिया और इसके बाद इन बच्चियों के माता पिता परेशान हो गए कि बच्चियां स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, स्कूल के नाम से रोने क्यों शुरू हो जाती हैं। और तब उन्हें पता चला कि उनकी बच्चियों के साथ क्या हरकत हुई है। 16 अगस्त को जब इन बच्चियों का परिवार आरोपी के खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो वहां परिवार को 12 घंटे तक बाहर बैठाकर रखा गया। ये नोट करते जाइए आप, 12 घंटे तक परिवार को बाहर बैठाकर रखा गया। ऐसा परिवार जो अपनी छोटी बच्ची के यौन शोषण की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो हम हिंदी फिल्मों में देखते हुए आ रहे हैं, वो असल में वही सीन दिख रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा शितोले, जो खुद एक महिला है, उन्होंने पीड़ित परिवार की एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और पुलिस थाने में इन परिवारों के साथ ऐसा सुलूक किया गया कि ये लोग वहां देर रात तक सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की उम्मीद में बैठे रहे। लेकिन एक महिला इंस्पेक्टर को इन पर और इनकी मासूम बच्चियों पर जरा भी दया नहीं आई, तरस नहीं आया और ये इस उम्मीद के साथ बैठे रहे घंटों तक कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। देर रात जब पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया और वहां कुछ स्थानीय नेता इकट्ठा हुए, तब जाकर पुलिस ने दबाव में आकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 17 अगस्त को उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस सब के बीच जब पुलिस और पीड़ित बच्चियों के माता पिता जांच के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें यह बताया कि घटना वाले दिन स्कूल में लगा सीसीटीवी कैमरा बंद था और स्कूल के पास उस घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। व्यवस्था देखिए कैसे पूरी की पूरी व्यवस्था एक शरीफ परिवार को हराने में लग जाती है। पूरी की पूरी व्यवस्था आपके सामने खड़ी हो जाती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। और इस बात से पीड़ित परिवार इतना टूट गया कि वो ये कहने लगा कि इस देश में इंसाफ पाना इतना मुश्किल क्यों है। यहां ना तो पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है और जिस स्कूल पर भरोसा करके अपनी बच्चियों को भेजा, वो स्कूल भी उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्कूल को लगता है इससे हमारी बदनामी होगी और हमें पैसे का नुकसान होगा। हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे, परिवार जो है अपने बच्चों को भेजना बंद कर देंगे, सबको अपना फायदा देखना है। अब आपको यह बताएंगे कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगला नोटिस भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भेज सकती हैं। यह सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि यह सवाल उन लोगों का है जिन्हें कोलकाता के मामले में इंसाफ की मांग करने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस ने कानूनी नोटिस भेजे हैं और आरोप है कि इस घटना में ममता बनर्जी हर उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं जो इस मामले पर उनके विरोध में उठ रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने ही ममता बनर्जी की सरकार से ऐसे सवाल पूछ लिए कि लोग ममता बनर्जी से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या वो अब सुप्रीम कोर्ट को भी उनके खिलाफ बोलने के लिए पुलिस से नोटिस भिजवाएंगी। आज सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने इस मामले में सुनवाई की, उसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं और इस बेंच ने आज पश्चिम बंगाल की सरकार से 10 बड़े सवाल पूछे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस घटना को शुरुआत में आत्महत्या का मामला क्यों माना गया। दूसरा, इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई। अदालत का कहना है कि जब 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे से शाम 4:45 बजे के बीच शव का पोस्टमार्टम हुआ और रात करीब 8:30 बजे शव को माता पिता को सौंपा गया, तो फिर एफआईआर रात में 11:45 पर क्यों हुई। इतना इंतजार किस चीज का हो रहा था। इस सवाल पर जब ममता बनर्जी के वकील
पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एफआईआर परिवार की शिकायत पर दर्ज की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या अस्पताल में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करता और अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे, और क्या पोस्टमार्टम से पता नहीं चला कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है। तीसरा सवाल, कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ करने के बाद उन्हें दूसरे अस्पताल का प्रभार क्यों सौंपा और इस मेहरबानी के पीछे क्या वजह थी। देखिए, यह मुद्दा हम भी उठा रहे हैं और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी आज पश्चिम बंगाल सरकार की ये सारी गलतियां, पुलिस की गलतियां पकड़ ली। चौथा, डॉक्टर का नाम और उसकी तस्वीरें सार्वजनिक कैसे हुई, वायरल कैसे हो गई, और इस मामले में पीड़िता की पहचान और उसकी गरिमा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। पांचवा, जब हजारों लोगों की भीड़ ने 14 अगस्त को अस्पताल पर हमला किया तब पुलिस क्या कर रही थी। छठा, पुलिस अस्पताल परिसर में हुई हिंसा से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार क्यों नहीं थी, तैयारी क्यों नहीं की। सातवां, 14 अगस्त को जब हिंसक भीड़ ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को धमकी दी तो पुलिस ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। आठवां, अस्पताल पर हमले के वक्त पुलिस मौके से भाग क्यों गई। नौवां, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस को कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में भी अदालत ने पूछा है। और आखिरी बात, इस मामले में पीड़ित की जितनी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई हैं उन्हें सरकार को तुरंत सोशल मीडिया से हटवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोलकाता के इस अस्पताल की सुरक्षा अब लोकल पुलिस की बजाय सीआईएसएफ के जवान करेंगे और कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से भी 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कोलकाता में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों पर बलपूर्वक कोई कार्रवाई न हो। मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वालों के खिलाफ ममता बनर्जी कोई कार्रवाई न करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जो देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए यह टास्क फोर्स एक एक्शन प्लान तैयार करेगी और इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स को रखा गया है। इस नेशनल टास्क फोर्स में कुल 14 सदस्य होंगे, जिनमें सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन होंगी, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास होंगे, जोधपुर एम्स के डायरेक्टर और देश के बाकी मेडिकल संस्थानों से 6 अन्य सदस्य इस नेशनल टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे, जबकि भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। तो जब से यह घटना हुई है कोलकाता की, हम लगातार पहले दिन से आप सबको इसके बारे में न सिर्फ खबर बता रहे हैं बल्कि आप सबको जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पूरा देश, इस देश की जनता, इस देश का हर परिवार अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कम से कम इस मुद्दे पर जागरूक होगा और अपने देश में व्यवस्था को बदलने के लिए अलग अलग हमारी जो सरकारें हैं, व्यवस्था हैं, नेता हैं, उन पर दबाव जरूर डालेगा। क्या मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए देश में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना की साजिश रची जा रही है? क्या भारतीय रेल किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रही है? उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक पैसेंजर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हुई और ये तस्वीरें आज एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ये तस्वीरें 15 फीट लंबी लोहे की उस रॉड की हैं जिन्हें पटरियों पर इस तरह से बिछाकर रखा गया जिससे इस पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतारा जा सके। यानी जानबूझकर इस रॉड को इस तरीके से रखा गया ताकि ट्रेन की दुर्घटना हो जाए। अच्छी बात यह रही कि इस ट्रेन की स्पीड कम थी, इससे ट्रेन का इंजन इस लोहे की रॉड से टकराने के बाद भी पटरी से नहीं उतरा और एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना होते होते टल गई, वरना आज भी इस ट्रेन दुर्घटना पर राजनीति हो रही होती। रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा विपक्षी नेता मांग रहे होते, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे होते और ये नहीं पूछते एक बार भी कि हमारे देश में आखिर वो कौन लोग हैं जो पटरियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि रेल दुर्घटना हो जाए। इससे पहले पिछले हफ्ते कानपुर में भी इसी तरह की घटना हुई जिसमें वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस का इंजन और उसके 22 डब्बे अचानक पटरी से नीचे उतर गए थे और एक ऐसी दुर्घटना थी जिसमें सैकड़ों यात्रियों की जान जा सकती थी। लेकिन अब खुलासा हुआ कि इस दुर्घटना के पीछे भी एक गहरी साजिश होने की आशंका है। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें 3 बातों का जिक्र है। पहली, इस ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी जिस भारी चीज से टकराया वो भारी चीज एक बोल्डर था
यानी रेल की पटरियों का ही एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। दूसरा, इस बोल्डर को पटरियों पर गार्डर से इस तरह से बांधा गया ताकि ट्रेन से इसकी टक्कर होने पर यह वहां से निकले नहीं, हिले नहीं और ट्रेन के ज्यादा से ज्यादा डिब्बे डिरेल होकर नीचे पलट जाएं और इस दुर्घटना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए। तीसरी बात, यह घटना रात को करीब 2:30 बजे तब हुई जब इससे सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट पहले पटना एक्सप्रेस इसी रेल लाइन से गुजरी थी और रेलवे पुलिस का कहना है कि रात को 1 बजे के समय यह रेल लाइन पूरी तरह से क्लियर थी और यहां पटरियों पर उस समय कोई बोल्डर नहीं था। इसका मतलब यह बाद में लगाया गया 1 बजे के बाद। तो यह कौन व्यक्ति है जिसने 1 बजे के बाद रेल की पटरियों से आकर छेड़छाड़ की? बाद में इस बोल्डर को वहां पटरियों पर इस तरह से बांधकर रखा गया जिससे गुजरात जा रही साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो जाए और कई लोगों की इस दुर्घटना में जान चली जाए। और यह बात आप सभी जानते हैं कि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य भी है और हो सकता है कि लोगों का उस राज्य में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो। अभी इस मामले की जांच के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एक विशेष टीम कानपुर में है और इन तमाम दुर्घटनाओं के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या देश को पटरी से उतारने के लिए, देश नहीं बल्कि मोदी सरकार को पटरी से उतारने के लिए ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश चल रही है? और अगर ऐसा है तो सोचिए अब हमारे देश की राजनीति कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और यह साजिश कितनी गहरी हो सकती है जो अपने ही देश के लोगों की जान लेना चाहती है।